Hello everyone. I welcome you all on Unacademy. Let's crack it. और हम क्या क्रैक करेंगे? हम करेंगे हमारा 10th CBSE का एग्जाम। बेटा आपको ज़रूर सब्सक्रिप्शन लेनी है। सब्सक्रिप्शन में जैसे कि हमें पता है बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो आपको मिलने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 और कौन से चैप्टर का? वो है आपका एग्रीकल्चर। वी विल बी डूइंग एंटायर चैप्टर फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, सजेशंस आए थे कि मैडम प्लीज आप ग्लोबलाइजेशन की तरह हमारा वर्ड टू वर्ड एग्रीकल्चर भी लीजिए, हमें उसमें भी डाउट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आप सब लोगों के लिए सोचा कि चलो मैं आप लोगों को ये चैप्टर भी पूरा क्लियर करवा देती हूँ। क्लियर मतलब सिलेबस से नहीं, आपके दिमाग में जो डाउट्स है उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगी। As you all know, my name is कविता चौधरी। I have clear diploma in banking and finance। मैं लास्ट 1 ईयर से पढ़ा रही हूँ। और बेटा ये मेरा this is my Unacademy profile link। ओके, दिस इज माई प्रोफाइल लिंक। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो प्लीज आप इस पे जरूर यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और बेटा मेरी लाइव क्लासेस होती है फ्रॉम 6:30 to 7:30 और आपको वहां पे भी पार्टिसिपेट करना है। अब मैडम लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड लेट्स क्रैक इट। ऐसा क्यों मैडम? क्योंकि अब हम अनअकैडमी से पढ़ रहे हैं तो हमारे जो भी दिमाग के सारे ढक्कन है वो सब खुल जाएंगे और आप सिर्फ एक चीज बोलोगे, लेट्स क्रैक इट। ओके, आपको ये चीज बोलना भी है, अभी भी बोलना है। और एक बार जो आपका डिजायर्ड जो टारगेट है एग्जाम्स का वो भी क्लियर होगा, तब भी हम बोलेंगे वी हैव क्रैक्ड इट विथ अनअकैडमी। अब अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे दैट इज KAVITA तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट जरूर 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 मिलेगा। ओके, तो आज सबका हम फेवरेट चैप्टर देखेंगे दैट इज आई एम सो सॉरी दैट इज एग्रीकल्चर। ये आपका 4th यूनिट है। Let's start. India is an agricultural important country। मतलब इंडिया आपकी जो क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम नंबर के जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं वो होते हैं आपके एग्रीकल्चर की वजह से। हमने ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में या किसी में एक पॉइंट देखा था, उसमें लिखा गया था कि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो मिलती है एग्रीकल्चर से। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जैसे कि हमने देखा एक सेकेंड, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है वो किससे आती है? एग्रीकल्चर से। ओके, जो एंगेज्ड है मतलब जो एम्प्लॉयड है। Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it is also produces raw material for various industries। जैसे कि हमें पता है आपका जो एग्रीकल्चर है वो बहुत सारी फूड को प्रोड्यूस करता है। मतलब एग्रीकल्चर ज्यादा है तो ऑब्वियसली फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ये सब ज्यादा होगा। और एग्रीकल्चर किस में आता है बेटा? एग्रीकल्चर आता है आपका प्राइमरी एक्टिविटी में। ओके, प्राइमरी एक्टिविटी की अगर आप बात करो, प्राइमरी सेक्टर की जो बात करो तो उसमें एग्रीकल्चर है। बिसाइड फूड ग्रेन इट इज ऑल्सो, हाँ फूड ग्रेन्स तो करता ही है बट उसके साथ साथ वो क्या करता है? उसके साथ साथ वो रॉ मटेरियल्स भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है या जो इंडस्ट्रीज होती है उन्हें वो प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रही हूं और बुक भी आपसे पूछ रही है। ओके, कैन यू नेम सम
इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। क्या आप ऐसे कोई इंडस्ट्रीज का नाम दे सकते हो जो एग्रीकल्चर को एज अ रॉ, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन होता है उसे एज अ रॉ मटेरियल क्या करे, यूज करे। मोreover, some agriculture products like tea, coffee, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर एक्सपोर्टेड। जैसे कि हमें पता है टी हो गई, टी मतलब चाय पत्ती, कॉफी, स्पाइसेस, जो भी सारे मसाले हैं वो क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट मतलब जब हम हमारा सामान बाहर भेजे, इंपोर्ट मतलब जब हम बाहर का सामान खुद घर पे लेके आए। अब आता है आपका नेक्स्ट। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले, गिव सम एग्जांपल्स फॉर इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल्स का, आप कुछ एग्जांपल दो, यहां से पूछ सकते हैं। कहां गया, यस, नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा वो कौन कौन से है। टी हो गई, कॉफी हो गई, स्पाइसेस मतलब जो भी सारे मसाले हैं उन सबको सारे क्या बोलते हैं, स्पाइसेस। एंड एज यू ऑल नो, स्पाइसेस में इंडिया क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया में जो मसाले जैसे बनते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड कोई नहीं करता, इसीलिए इंडिया में मसालों की डिमांड ज्यादा है। अब आया आपका नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब मैडम हमने तो देख लिया एग्रीकल्चर, अब ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग कैसे होता है, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर होता है, यस मतलब फार्मिंग तो फार्मिंग होती है, बट ऐसा नहीं है बेटा, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें आप फार्मिंग करते हो। ओके, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, हम ये डिटेल में देखेंगे अभी। अभी बेटा अगर मैं ये चैप्टर आपको करवाऊंगी अच्छे से पूरा करवाऊंगी, बट अगर आपको और डिटेल में जानना है और चीजों को अच्छे से जानना है तो बस एक ही काम करना है, दैट इज यू हैव टू टेक माय सब्सक्रिप्शन। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है और उसमें सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, तो आपको भी 10% डिस्काउंट मिलेगा और मैं भी आपके साथ जुड़ी रहूंगी अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो। एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। जैसे कि हमें पता है एग्रीकल्चर पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। अब मैडम ये डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि हमें पता बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। अब वहां पे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपना घर चलाने के लिए एग्रीकल्चर का सहारा लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला कि एग्रीकल्चर जो है एक बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे कंट्री को पैसा मिलता है। Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technology, know-how and socio-cultural practices। अब बहुत सालों से अगर आप देखोगे तो कल्टीवेशन के जो मेथड्स है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं सिग्निफिकेंटली। जैसे कि पहले लोग सभी फसलें हाथ से उतारते थे, निकालते थे, पर अभी आप देखिए कितनी ज्यादा मशीनें होती है, प्रोडक्शन पहले कम होता था, अब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, जो चीजें अच्छी अच्छी आई है। एग्रीकल्चर एक पूरा जो एग्रीकल्चर की चीज है, एक जो पूरा एग्रीकल्चर का पार्ट है, उसमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स आई है, टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेस आए हैं, तो बहुत सारी एग्रीकल्चर की चीजें बेहतर हुई है पुराने टाइम से। अभी एनवायरमेंट नो डाउट हमने पॉल्यूट किया है, बहुत सारे ऐसी गलत चीजें भी जो हमसे हुई है, जैसे हम हमारे नेचर को जिसकी वजह से परेशान कर रहे हैं। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। ठीक है, सब्सिस्टेंस से कमर्शियल तक आपकी जो फार्मिंग है वो डिफर करती है, वेरी करती है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। अगर अभी आप आगे देखोगे तो बहुत सारी जो स्टेट्स है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग फार्मिंग के टेक्निक्स को यूज करते हैं और अलग अलग जगह फार्मिंग करते हैं। कि राजस्थान इज फेमस फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, तो वहां पे वैसी ही फार्मिंग की जाएगी, वहां के एटमोस्फियर को देखे, वहां के एनवायरमेंट को देखे, क्लाइमेट को देखे। तो वैसे बेटा हर स्टेट का क्या होता है, कुछ अलग क्लाइमेट होता है, तो वो क्लाइमेट कौन सी चीज के लिए सुटेबल है वो ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहला आता है आपका
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग है ये भी अभी तक भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडिया के कुछ पार्ट में देखने को मिलेगा। Primitive subsistence agriculture is practiced on a small patches of land with the help of primitive tools like hoe, फिडाओ, डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सा है जहाँ पे क्या हो जाता है कि घर के जो भी नॉर्मल औजार है, डाओ, होई, इन सब से यूज करके वो क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग में। ये भी बहुत जगह अभी तक भी क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। सपोज ये एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे कल्टीवेशन करनी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल टूल्स मिलते हैं, जो वेरी बेसिक टूल्स होते हैं, लाइक हो, डाओ, डिगिंग स्टिक्स, जो फैमिली के पास हो या जो चीजें है, उससे वो क्या करते हैं, काम करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, natural fertility of the soil and suitability of the environment condition to the crops grown। अब यहाँ पे ये फार्मिंग अगर आपको पूछ लिया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किस पे डिपेंड करती है, तो आपको बोलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दैट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नॉर्मल चीज है मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी, आप कोई फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं कर रहे हो, जो नेचुरली जो सॉइल जितनी फर्टाइल है उसके बेस पे ही आपका जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स को ग्रो करेगा जो फार्मर, वो नेचुरल फर्टिलिटी पे करेगा, और जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी होगी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट, अगर एनवायरमेंट सही है तो मतलब वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लेते हैं, जो चीजें नेचुरली उनको मिलती है उन चीजों से ही वो फार्मिंग करते हैं। इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अगर आपको पूछा गया विच एग्रीकल्चर इज स्लैश एंड बर्न, तो आपको पता होना चाहिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, नाउ फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स, मतलब जो भी अनाज होता है वो, एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। अब बेटा इसमें क्या होता है कि ये जो पैच होता है, मतलब एक जो पीस ऑफ लैंड होता है, इसमें जब वो काम करते हैं तो वो पहले तो क्या करेंगे, उसे क्लीन करेंगे, अगर उनका वहां पे कोई अननेसेसरी यूज या कोई वो यूज में ले रहे हैं तो भी वो उस पैच को पूरा क्लीन करेंगे, और फिर वहां पे वैसी फसलें उगाएंगे जो एटलीस्ट इतनी हो कि वो अपनी फैमिली को चला सके। ठीक है, when the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation। okay? अब इसमें ये बोला गया है कि सपोज अगर वो जगह अब काम की नहीं रही, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां एग्रीकल्चर कर लिया बट अब वो काम की नहीं रही, तो वो क्या करेंगे, दे विल शिफ्ट टू अनदर प्लेस, वो दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, वहां पे चीजें क्लीन करेंगे और थोड़े दिन फिर वहां पे कल्टीवेशन करेंगे। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग, ये जो शिफ्टिंग है, allows nature to replenish and fertility of the soil through natural process। अब इससे क्या फायदा होता है कि जब वो अलग अलग जगह पे शिफ्ट करते जाएंगे तो वो नेचुरली क्या करते हैं कि जो नेचर की वजह से, मतलब जो नेचर की फर्टिलिटी गई है तो उसको प्रॉपर एक टाइम देंगे कि वो वापस फर्टिलिटी गेन हो जाए। कैसे, नेचुरल प्रोसेस से। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। अब यहाँ के लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो फार्मर्स है वो क्या नहीं करते हैं, एक सेकेंड, वो कोई भी फर्टिलाइजर का या कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज, चीजों का, इनपुट्स का यूज नहीं करते हैं। अगर यूज नहीं करते होंगे तो डेफिनेटली उनको एज कंपेयर टू अदर कुछ प्रोडक्शन में तो घटोती होगी ही। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देख ली, अब इसमें क्या होता है वो हमने देख लिया। तो ऐसा बोला है कि ऐसी टाइप की फार्मिंग बहुत जगह आपको देखने को मिल सकती है, बहुत सारी कंट्री के पार्ट्स में देखने को मिलती है, बट सबके यहाँ अलग अलग नाम है इसके। कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्या आप कुछ ऐसी फार्मिंग का नाम दे सकते हो? इट इज जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम
मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पामलो इन मणिपुर, दीपा इन बास्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंडीगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहाँ कहाँ पे पाई जाती है पर्टिकुलरली, तो वो आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में बेटा आपको डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। अब झूमिंग, द स्प्लैश एंड बर्न, इसका मतलब कि क्या करेंगे वो वहां पे, चलो मैं इसका आपको धीरे धीरे इसके साथ ही बताती हूँ। एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको। ऐसी फार्मिंग आपको कहां पे मिलेगी? मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनुको इन वेनेजुएला, रोकाओ इन ब्राजील। ये देखिए, ये वो सारी कंट्रीज है जहां पे आपको ऐसी फार्मिंग देखने को मिलेगी, तो आपको ये चीज का भी ध्यान देना है। ओके, इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया। ओके, यहाँ पे आपको दो टाइप में, इंडिया में इनके दो अलग अलग नाम है। एक जगह बेवार बोला जाता है और दूसरे जगह दहिया बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि और दहिया इन मध्य प्रदेश हो गया, पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश, ये वो सारी जगह है जहाँ पे जूमिंग फार्मिंग को आप देख सकते हो। अगर जूमिंग फार्मिंग में आपको ऐसे याद रखना है कि ये क्या है, ये एक मेरी फ्रेंड है, ओके, और ये क्या करती रहती है? झूमती रहती है, घूमती रहती है यहाँ से वहां, ठीक है। तो आपको जूम फार्मिंग ऐसे याद करनी है कि बस उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड ले लिया, उस पर कुछ टाइम काम कर लिया, फिर दे विल शिफ्ट टू एन अनदर प्लेस। जैसे वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे, फिर वहां पे उसको थोड़े दिन काम किया, प्रोडक्शन किया, फिर देन दे विल शिफ्ट टू सम अदर प्लेस। तो वो क्या करेगी? वो झूमती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए इसका नाम है झूमिंग। ओके, अब आपका एक यहाँ पे छोटा सा ये एग्जाम्पल जैसा है। रिंझा live with her family in a small village at the outskirts of दीपू in Assam। अब वो दीपू आसम में कोई एक जगह है, वहां पे वो क्या करती है? रहती है। She enjoys watching her family members clearing, splashing and burning a patch of land for cultivation। मतलब कई बार क्या होता है, वो जो लैंड अच्छा नहीं होता या नहीं मतलब इतना नहीं काट सकते, वो क्या करते हैं? उसे बर्न भी कर देते हैं, जला भी देते हैं, ताकि क्या हो जाए? वो पूरा क्लियर हो जाए। तो वो क्या करती है? वो हमेशा अपनी फैमिली को देखती रहती है और एंजॉय करती है कि उसके फैमिली मेंबर क्या करते हैं कि वो जो फसलें होती है या जो भी लैंड है वो अच्छा नहीं होता है, तो उसमें से चीजें निकालते हैं, बर्न कर देते हैं। शी ऑफ्टन हेल्प देम इन इरिगेशन द फील्ड विथ वाटर रनिंग थ्रू अ बैम्बू कैनल फ्रॉम द नियर बाय स्प्रिंग। ओके, अब आपका इसमें ये बोल रहे हैं कि वो क्या करती है? वो अपने पेरेंट्स को हेल्प भी करती है। बैम्बू कैनल से वहां से क्या होता है, कुछ पानी आता होगा, रनिंग वाटर, वो वहां से उन्हें देती है। शी लव्स द सराउंडिंग एंड वांट्स टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज शी कैन। अब उसे वहां पे इतना पसंद आता है कि वो ये चाहती है कि मेरे से जितना हो सके मैं यहाँ पे रहूं। But this little girl has no idea about the डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल। बट इसको ये नहीं पता कि ये जो मेथड है, इसकी वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है जो चीजें पैदा करने के अंदर, सॉइल के अंदर जो हमें पता है न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सॉइल को फर्टाइल करती है। तो उस बेचारी को ये नहीं पता था कि इनकी वजह से जो सॉइल है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, उसकी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। एंड हर फैमिली सर्च फॉर अ फ्रेश अ पैच ऑफ लैंड इज नेक्स्ट सीजन। अब वो बोलते हैं कि उसे ये नहीं पता कि जैसे यहाँ पे खत्म हो जाएगा दे विल शिफ्ट टू सम अनदर प्लेस। आई होप आपको पता चला होगा। तो जूमिंग एग्रीकल्चर से या फार्मिंग से जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तो जितना यूज किया उतना करके दे शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस। तो अब वो अदर दूसरे जगह की क्या यूज करेंगे? फर्टिलिटी यूज करेंगे।
कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंझास फैमिली इज एंगेज्ड इन? क्या आप बता सकते हो कि ये जो रिंझा की फैमिली जो फार्मिंग करती थी इसे क्या बोलते थे? कैन यू इनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग? अब आप क्या उन कुछ, एक सेकेंड, क्या आप उन कुछ क्रॉप्स का या ग्रोथ जो फार्मिंग वहां पे करते हैं, क्या आप उन कुछ क्रॉप्स का नाम दे सकते हो? तो आपको ऐसा ढूंढना है। ओके, अब सेकेंड है आपकी इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें आता है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इंटेंसिव मतलब इंटेंसिव कहाँ क्या होती है? जब बहुत सारे, इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे बोलते हैं ऐसी फार्मिंग वहां की जाती है जहां पे बहुत सारा क्या हो जाए, जहाँ पे बहुत सारे लोग पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हो, जब वहां पे अगर एग्रीकल्चर किया जाए, फार्मिंग की जाए, तो उसे बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, मतलब यहाँ पे लेबर इंटेंसिव बहुत सारे लोग हैं। वेयर द हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बायोकेमिकल्स जो होते हैं, इरिगेशन की जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा यूज की जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और वहां की जो पॉपुलेशन है उन्हें खिला सके। कैन यू नेम? बेटा देखिए सब में आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, अगर यही लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका वो आंसर आपसे एग्जाम में भी पूछेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ भी चल ये तो नहीं पूछेगा, बेटा ये पूछ सकते हैं। आपको हर चीज का यहाँ पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल में पूछेगा कौन सा स्टेट किसके लिए फेमस है, वहां पे कैसी कैसी फार्मिंग मिलती है, बेटा तो वो सब आपको देखना है। Can you name some of the states of India where such farming is practiced? Again आपको क्वेश्चन पूछा कि क्या आप ऐसा कोई स्टेट बोल सकते हो जहां पे ऐसी फार्मिंग को देखा जाता है? Though the right of inheritance leading to the diversion of land among successive generation has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus there is an enormous pressure on the एग्रीकल्चर लैंड। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, राइट टू इनहेरिटेंस, मतलब जो आपका लैंड होता है उसमें जो बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं, जो लैंड होल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपने साइज के हिसाब से, जो अनइकोनॉमिकल लैंड भी होता है, तो फार्मर्स वहां पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। ऑब्वियसली अगर प्रेशर किसी भी चीज में आए तो वो नुकसानदायक ही होता है। अगर आप इस चैप्टर को और अच्छे से और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो प्लीज 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 आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अमाउंट बहुत ही नॉमिनल है, आपको 10% अलग से डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे तो। अभी मैं आपको सिर्फ अच्छे से जितना हो सकता है वो सारा बता रही हूँ। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगी, एवरीथिंग, विथ माइन्यूट, जो भी माइन्यूट से माइन्यूट चीज होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। बस आप जाके जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैंने स्लाइड उल्टी घुमा दी। अब आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल मतलब ये हम देख लेते हैं समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी, जहां पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओके, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। एग्जाम्पल HYV, दैट इज हाई यील्डिंग वेराइटी, जैसे सीड्स हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्टिविटी। देखा, हाई प्रोडक्टिविटी मतलब जब ज्यादा से ज्यादा क्या करने हो, ज्यादा से ज्यादा जब पैसे कमाने हो तब इस चीज को फॉलो किया जाता है। वो कौन सी फार्मिंग है, वो है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। ओके, वो है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। इसमें क्या होता है, जो
फार्मर होता है वो हाई डोज देता है, मॉडर्न बहुत सारे मॉडर्न हाई डोज मतलब ये पेस्टिसाइड्स हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इन सब को यूज करके क्या करते हैं, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. अब कमर्शियल मतलब जैसे जैसे अगर इस रीजन में कोई और चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई और चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये जो स्टेट में क्या होती है, वेरी होती रहती है, डिफरेंस होता रहता है। जहां पे जो चीज की ज्यादा डिमांड होगी उस हिसाब से वो वहां पे कल्टीवेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। अब राइस अगर आप देखा, जो अगर आपको ये पूछ लिया राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन विच स्टेट, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज हरियाणा एंड पंजाब। अगर ऑप्शन में पंजाब हुआ, गुजरात हुआ, फिर राजस्थान हुआ और हमने महाराष्ट्र हुआ और हरियाणा नहीं है, बट आपको पता है कि पंजाब है, तो बेटा आपको उस चीज का मतलब ऐसा नहीं दोनों हो वो जरूरी नहीं है, ठीक है। Can you give some examples of crops which may be commercial in one region and may sorry मैं यहाँ भूल गई हरियाणा, बट इस इन ओडिशा दिस इज सब्सिस्टेंस क्रॉप, मतलब कुछ अल्टरनेटिव वाला, अगर ये नहीं है मतलब ये वहां पे उगाया जाता है बट मेन क्रॉप वहां पे नहीं है। Can you give some more examples of crop which may be commercial in one region and may provide subsistence in another region? अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्या आप हमें कुछ बता सकते हो वो कौन कौन सी क्रॉप्स है जो एक जगह कमर्शियल है पर दूसरी जगह वो सब्सिस्टेंस है, मतलब अगर वो मेन क्रॉप नहीं है वो भी उगाए वहां पे जाते हैं। फिर आपका आता है प्लांटेशन इन plantation is almost, just give me a second. Yes, plantation is also a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. Plantation में क्या होता है कि जो single crop है, ये एक सेकेंड आपकी थाली। ओके, अब प्लांटेशन में क्या होता है कि जो पीस ऑफ लैंड है, ये बहुत छोटा सा है, बट अगर पीस ऑफ लैंड है वहां पे सेम कल्टीवेशन किया जाए, मतलब सेम फार्मिंग की जाए। ये देखिए, प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी एक टाइप का कमर्शियल फार्मिंग है जहां पे एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है एक बहुत बड़े एरिया में। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब इनका क्या है, इंटरफेस है किस पे, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पे। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। जो प्लांटेशन में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े वहां पे जो लैंड होते हैं वो पूरा उसको कवर कर लेते हैं। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विथ हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। ऑब्वियसली अगर वहां पे लैंड इतना ज्यादा है तो वहां पे ऑब्वियसली उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती होगी काम करने के लिए। all the produce is used as raw material in respective industries। तो जितना भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उसे रॉ मटेरियल की तरह बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें वो उसे यूज कर सकते हैं। इन इंडिया, अब इंडिया में ऐसी प्लांटेशन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब इसमें क्या बोला गया है, ऑल प्रोडक्ट मतलब जो भी चीजें यहाँ उगती है वो इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। कॉटन हो गया, ठीक है। कॉटन को क्या करेंगे, सपोज फॉर एग्जाम्पल
एग्रीकल्चर पढ़ रहे तो हम ग्रीन पेन ले लेते, ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे एग्रीकल्चर वाली फीलिंग आएगी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो इतना सारा जो प्रोडक्शन होता है ये किसके लिए यूज करते हैं, वो रॉ मटेरियल की तरह से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो यूज करती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉटन, अब कॉटन उगा दिया, ओके, बहुत बड़े एरिया में उगा दिए, तो सिर्फ आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, खाने का नहीं, नॉर्मल सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो बहुत ज्यादा उगा दिया तो ऑब्वियसली वो तो रॉ मटेरियल है ही कॉटन, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट ईट कॉटन। बट ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ऐसा कोई भी क्रॉप हो, तो जैसे कि टी दे दिया, कॉफी दे दिया, तो बहुत एक बड़े जगह पे पीस ऑफ लैंड पे वो क्या करते हैं, वो सारी प्रोडक्शन जो है, कल्टीवेशन है, ऐसे पूरे जो बड़े लैंड पे वो करते हैं। इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी है, वो टी हो गई, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। अभी इंडिया में अगर आप देखो तो टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या है, ये सब है आपके इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, ओके। टी इन आसाम ऑब्वियसली एंड नॉर्थ बंगाल कॉफी। अगर बोला टी कहाँ पे है, ऑब्वियसली जब टी की बात करेंगे तो हमें क्या चीज याद आएगी, हमें आसाम याद आएगा। एंड नॉर्थ बंगाल फॉर कॉफी, सॉरी, टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल कॉफी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो ऑन दिस स्टेट्स। मतलब ये जो स्टेट्स है, नॉर्थ बंगाल हो गया, आसाम हो गया, कर्नाटका, यहाँ पे टी, कॉफी, ऐसी आपको जो प्लांटेशन जो कल्टीवेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे कमर्शियल मतलब पैसों को इंक्लूड किया गया है, तो वो चीज क्या है, डायरेक्टली मार्केट से ही रिलेट करेगी कि वो ऐसी ही चीजों को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा हो। सिंस द प्रोडक्शन मेनली फॉर मार्केट, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड communication connecting the plantation areas, processing industries and markets play an important role in the development of plantation। अब इसमें ऐसा बोले कि अगर ऑब्वियसली ये सब मार्केट के रिलेटेड है, पैसे आते हैं, तो इनका जो कम्युनिकेशन कनेक्टिंग है वो भी ज्यादा रहेगा। मतलब ये वहां पे ही ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल अच्छा मिल जाए, वो क्लाइमेट जो है वो सुटेबल होना चाहिए उनके लिए, तो ये उन सभी चीजों का ध्यान रख के फिर वो प्लांटेशन करेंगे। ये देखिए, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है ये भी सब जगह नियर बाई ही होती है, ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा वो रॉ मटेरियल्स को ले सके और उनका कॉस्ट कम हो जाए। देखिए, बनाना प्लांटेशन इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउदर्न पार्ट्स इंडिया में आपको कौन सा मिलेगा, मिल जाएगा बनाना। फिर बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट, बैम्बू प्लांटेशन आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। अब आया क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, अभी मैं आपको सब बताती हूँ। यू हैव स्टडीड द फिजिक डाइवर्सिटी एंड प्लुरैलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया, ये हमने देखा है, मतलब हमने नहीं देखा, अपने साइंस में पढ़ा है, ओके। देयर आर सम रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न्स है जो इंडिया में क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, स्पाइसेस, condiments, etc. constitute some of the important crop grown in the country. In India, 3 cropping season, 3 क्रॉपिंग सीजन है आपके इंडिया में जो मोस्टली देखे जाते हैं, दैट इज राबी, खारिफ एंड ज़ैद, ओके। अब हम देखते हैं कि कौन से में क्या क्या ग्रो होता है। अब इसमें बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, ये राबी क्रॉप का जो क्लाइमेट है, ओके, जो कौन सा, एक सेकेंड, ठीक है, तो वो कैसा है वो हमें देखना है कि उसका जो क्लाइमेट है वो कैसा है। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, कब होती है, इन्हें कब उगाया जाता है, इन्हें उगाया जाता है विंटर में। राबी, राबी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। राबी को हम याद करेंगे रबड़ी से, रबड़ी, राबी रबड़ी हो गया। और रबड़ी कैसी होती है,
ठंडी होती है, चिल होती है। ठंडा मतलब कौन सा सीजन होता है? विंटर। तो जब आप राबी की बात करो तो रबड़ी याद आने चाहिए। रबड़ी क्या होती है? ठंडी। तो वो कौन से सीजन में ग्रो होता है? विंटर में। ओके, अब सबको अच्छे से याद हो जाएगा। आर फॉर राबी, आर फॉर रबड़ी। रबड़ी इज ठंडी, तो ठंडी आया मतलब विंटर। फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये जो है हार्वेस्टिंग होती है। एंड हार्वेस्टेड इन समर, मतलब समर में भी ये हार्वेस्ट होती है, पर ज्यादातर कब ग्रो होती है ये आपकी? अक्टूबर टू दिसंबर। एंड हार्वेस्टेड इन समर, समर में क्या करते हैं? इन्हें हार्वेस्ट करते हैं फ्रॉम अप्रैल टू जून। बट जो आपको क्रॉप्स मिलेंगे वो मिलेंगे विंटर में। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप्स, बहुत जो कुछ इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप्स है वो क्या क्या है? वीट हो गया, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको ठंडी के सीजन में सस्ती भी मिलती है और अच्छी, मतलब यहाँ पे ये आपको जो है इसका प्रोडक्शन तब क्रॉप्स आपको मिल जाते हैं। पीस तो ऑब्वियसली हमें विंटर में ही मिलते हैं, मटर है ना। दो दिस क्रॉप्स आर सोन इन लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, राबी क्रॉप्स जो है वो बहुत ज्यादा पार्ट्स में इंडिया के उगाए जाते हैं। स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर राबी क्रॉप्स। अगर आपको बोल दिया लिस्ट डाउन सम नेम्स ऑफ द स्टेट्स विच आर फेमस फॉर, या फिर बोलो नोन फॉर राबी क्रॉप्स, तो बेटा ये सभी आपको याद रखने हैं, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब आपका ओके अब आपको नेक्स्ट पूछा है एबिलिटी ऑफ परसेप्टेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर जैसे कि साइक्लोन हेल्प इन सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप्स। विंटर मंथ्स में अगर आप देखोगे तो जो टेम्परेचर होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है, ठंडा होता है। तो उस टाइम पे ये क्रॉप्स जो है ये आपको ज्यादा अच्छे से ग्रो होने में सक्सेसफुल रहेगा। हाउएवर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, ऑब्वियसली जब ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला है दैट इज पंजाब। ये तो बेटा आपको आखिर तक आता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। पूरा राजस्थान नहीं बोला है, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में हैज आल्सो बीन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ग्रोथ ऑफ अबाउ मेंशन रैबी क्रॉप्स। ये जो क्रॉप्स है ये आपने जो यहाँ पे स्टेट्स देखे, यहाँ पे ऐसे क्रॉप्स क्या किए जाते हैं? दे आर वेरी कॉमन, मतलब वो वहां पे उगाए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं। अब पता चला आपको राबी क्रॉप्स। राबी बस आपको इतना याद रखना है कि कब राबी क्रॉप हम उगाते हैं या कब हमें उनके क्रॉप्स मिलते हैं। उगाते नहीं, हार्वेस्ट किए जाते हैं समर में। ओके, बट हमें वो क्रॉप्स मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब ठंडी के सीजन में। अब आता है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद दी वन सेट ऑफ मॉनसून। कब आपको मिलेगा? मॉनसून में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर में हार्वेस्ट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग दिस सीजन आर, इस सीजन में जो क्रॉप्स ज्यादा आपको देखने को मिलेगा दैट इज पैडी। पैडी मतलब वीट नहीं, पैडी मतलब राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर जो अरहर की दाल होती है वो, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। अगर 1 मार्क में आपको पूछ लिया लिस्ट डाउन 2 to 3 एग्जाम्पल्स फॉर खारिफ क्रॉप्स, तो आपको पता होने चाहिए वो कौन कौन से क्रॉप्स है। तो वो है आपका पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। Some of the most important rice growing regions
जो राइस ग्रोइंग जो रीजन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फेमस है, दैट आर आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट। ओके, ये सारी वो जगह है जहां पे आपको राइस की जो ग्रोइंग मतलब जो प्रोडक्शन दिखेगा वो बहुत अच्छे अमाउंट में दिखेगा। अलॉन्ग विथ इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। रिसेंटली पैडी हैज also become an important crop for पंजाब एंड हरियाणा। पर अगर आप अभी की बात देखो तो रिसेंटली तो पैडी जो है मतलब राइस, ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है आपका पंजाब और हरियाणा में। In states like Assam, West Bengal and Odisha, three crops of paddy are grown। मतलब अगर आप आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरे साल में पैडी के 3 क्रॉप्स और दिखेंगे, दैट इज ऑस, अमन एंड बोरो। In between the Rabi and Kharif season, there is a short season during a summer month known as Zaid season। अब राबी और ये देखिए मैं बताती हूँ, ये रहा आपका राबी क्रॉप, ये है आपका खारिफ क्रॉप और ये है आपका ज़ैद क्रॉप। ओके, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये होता है। अब वो कौन कौन से है, वो है वाटरमेलन। एग्जाम्पल से मैं पूछ सकते हैं नेम वन ऑफ दी ज़ैद क्रॉप कौन कौन सी है, तो वो है आपका वाटरमेलन, मस्क मेलन जो खरबूजा होता है वो, फिर कुकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। और शुगर केन का अगर आप देखो तो शुगर केन बनने में पूरा 1 साल लग जाता है। फोडर क्रॉप्स मतलब जो ये अपन गाय भैंस को जो चारा वगैरह खिलाते हैं, दैट वो भी इसी सीजन में मोस्टली उगाया जाता है। अब आते हैं मेजर क्रॉप्स। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon variation of soil। Obviously soil हो गया, climate हो गया, ये कुछ factors है जो आपके एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें ये बोला गया है मेजर क्रॉप्स कौन कौन से है इंडिया में, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं आपको जो इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वेराइटी वेराइटी होती है अलग अलग जगह पे, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उगाए जाते हैं। डिपेंड करते, वेरिएशन अलग होता है, कहीं की कहाँ तक में है, क्या है, कैसा क्लाइमेट है, सबके सॉइल डिफरेंट होती है, क्लाइमेट डिफरेंट होता है। अब आता है राइस, देखेंगे तो सबसे पहले राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। स्टेपल फूड मतलब ज्यादातर लोगों को क्या किया जाता है, राइस जो है वो पसंद किया जाता है और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसे खाते हैं। Our country, that is India, is the second largest producer of rice in the world after China। अगर आप ध्यान दो तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो राइस को प्रोड्यूस करता है, किसके बाद, चाइना के बाद। ओके, इट इज अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर। अब अगर आपको पूछ लिया कि खारिफ क्रॉप में जो प्रॉपर टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए दैट शुड बी अबाउट 250। बिलो बोला तो गलत है, अबाउ 250 नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ नेचुरल ह्यूमिडिटी मतलब पानी, मतलब एक अच्छी जो ह्यूमिडिटी मतलब कि एयर में कितना पानी की मात्रा है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो वो चाहते हैं कि ऐसी जो एयर है वो हैवी रहे, मतलब गीली रहे। विच एनुअल रेनफॉल, ऑब्वियसली गीली तब रहेगी जब रेनफॉल होगी, और रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, शुड बी अबाउ 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा जो है वो आपकी रेनफॉल होनी चाहिए, तभी जाके जो राइस है
वो वहां पे आप ग्रो कर सकते हो। इन द एरियाज ऑफ लेसर रेनफॉल इट ग्रोज विद हेल्प ऑफ इरिगेशन। अगर ऐसा नहीं जहाँ पे बारिश कम होती है तो वहां राइस नहीं उगा सकते, नहीं बेटा, वहां पे भी राइस उगा सकते हैं, पर इरिगेशन के मेथड से, मतलब सब ट्यूबवेल्स जो होते हैं वहां के इरिगेशन मेथड से वो राइस को फिर उगाते हैं। Rice is grown in the parts in the plains of north and northeastern India, coastal areas and deltaic region. Deltaic region डेवलपमेंट, ये सारे वो रीजन्स है जहां पे आपको राइस की ग्रोथ देखने को मिलेगी, मतलब जहां पे राइस को ग्रो किया जाता है। Development of dense network of canal irrigation tube wells have made it possible to grow rice in the areas with less rainfall। ठीक है, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, जहां पे मतलब यहाँ इतनी ज्यादा बारिश की फैसिलिटीज आपको अगर नहीं दिखेगी, जो एक प्रॉपर जो क्राइटेरिया होना चाहिए राइस के ग्रो होने का, अगर वो उन्हें नहीं मिलती है तो वो आर्टिफिशियल चीजों का ध्यान देते हैं। ठीक है, वो वहां पे ऐसा नेटवर्क कैनाल इरिगेट करते हैं, ट्यूबवेल्स बनाते हैं, ताकि वो वहां से भी क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा राइस को प्रोड्यूस कर सके। ये रही आपकी राइस कल्टीवेशन। और हमें पता है, आपको पता है कि जब राइस को कल्टीवेट किया जाता है तो उसका जो नीचे का पार्ट जो स्टेम होता है उसे पानी में डूबे रहना होता है, तभी जाके जो क्रॉप है राइस एज अ क्रॉप वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। नाउ राइस इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड। ओके, हार्वेस्ट मतलब जब क्रॉप्स को काटते हैं। ओके, सोन मतलब जब हम उन्हें उगाते हैं। अब जैसे कि एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, एक मिनट, ये देखिए, सोन मतलब हार्वेस्टर मतलब जब हम कब काटते हैं, राबी क्रॉप्स जो होते हैं वो कब बोए जाते हैं, वो अक्टूबर टू दिसंबर के मंथ में बोए जाते हैं और उन्हें फिर काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है समर से अप्रैल तक। अब आता है वीट कल्टीवेशन। वीट को आप कैसे कल्टीवेट करो। वीट, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। अगर आपको यहाँ पे वन लाइनर पूछ लिया विच इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, तो आपको पता होना चाहिए वो है वीट। इट इज द मेन फूड क्रॉप। ऑब्वियसली रोटी हम सब खाते हैं और मोस्टली कहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप बोला गया है। It is main food, food in north and northwestern parts of the country. This rabi crop require a cool growing season. अगर आपको wheat उगाना है तो कैसा वहां पे सीजन होना चाहिए, ठंडा, कूल होना चाहिए एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग। और जब धीरे धीरे पकने लगे, राइप होने लगे, तो बहुत ज्यादा ब्राइट सनलाइट चाहिए। यस, इट रिक्वायर 50 to 75। अब आपने राइस का देखा कितना चाहिए, 100 चाहिए, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अब ओवर द ग्रोइंग सीजन। जब उसका उगाने का सीजन होता है तो कम से कम 50 to 75 एनुअल रेनफॉल होनी ही चाहिए। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन कंट्री। कौन कौन से है, दी गंगा Satluj plains in the northern west and the black soil region in Deccan. The major wheat producing state, जो सबसे मेजर है wheat को प्रोड्यूस करने में, वो कौन से हैं, वो आते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ एमपी। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपको कितने सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ओके, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। अगर आप मिलेट्स की बात करो तो आपके वो कौन कौन से है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, मतलब ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, कोर्स होते हैं। दे आर वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। ऑब्वियसली बाजरा हो गया, रागी सुन लिया तो मतलब वो तो न्यूट्रिशन में फुल है। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम,
अदर माइक्रो न्यूट्रिशन एंड रफेज। ओके, अगर आप रागी को खाओगे तो बस आपको आयरन, कैल्शियम, मतलब आपका इम्यून सिस्टम बराबर हो जाएगा, कैल्शियम, हड्डियां अच्छी रहेगी। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट, अब देखिए यहाँ पे ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। अगर बोला जाए तो ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपके लिए, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड अगर आपको अच्छा खासा जगह मिले, प्रोडक्शन मिले, तो इसके हिसाब से भी ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया में। इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया। और ये आपको कहाँ ग्रो करने को, आप कहाँ पे इसे ग्रो कर सकते हो, आप इसे ग्रो कर सकते हो मॉइस्ट एरिया में, मतलब जहाँ पे गीलापन अच्छा खासा हो, एयर अच्छी ठंडी हो और उसमें मॉइस्चर हो, पानी की मात्रा हो, विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ताकि यहाँ पे क्या होता है, अगर इतनी सारी चीज हो गई तो इरिगेशन की यहाँ इतनी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो एयर है वो ऑलरेडी मॉइस्ट है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से ज्वार प्रोड्यूसिंग? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इन 2011 एंड 12। अगर 2011 एंड 12 की बात करें तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स है जहां पे ज्वार को उगाया जाता है। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। बाजरा अगर आप देखोगे तो कहां पे उगा सकते हो? सैंडी या शैलो ब्लैक सॉइल जो हो वहां पे आप बाजरा को ग्रो कर सकते हो। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? मॉइस्ट होती है और पानी बहुत इजीली क्या कर सकती है? होल्ड कर सकती है, मतलब अपने अंदर रख सकती है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे जो है ये आए आपके वो स्टेट जो क्या बाजरा ग्रो करते हैं। नाउ रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई सीजन। रागी आया, ड्राई आया, रागी ड्राई ऐसे याद रख लो। तो ये क्रॉप है जो आप ड्राई रीजन में क्या कर सकते हो? ड्राई रीजन में उसे उगा सकते हो एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल, मेज, ठीक है। ये वो सारे टाइप्स ऑफ सॉइल है। क्वेश्चन पूछ लिया कि रागी है वो कौन से सॉइल में आप उगा सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल में भी, रेड में, लोमी, इन सभी जगह पे आप क्या कर सकते हो? रागी को ग्रो कर सकते हो। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से? रागी प्रोड्यूसिंग के मेजर जो स्टेट्स है वो है कर्नाटका, तमिलनाडु, एचपी, दैट इज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये वो स्टेट्स है जो क्या करते हैं? रागी को ग्रो करते हैं। अब आया मेज। मेज में क्या है? मेज इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। मेज अगर आप देखोगे तो क्या वो फूड भी है और वो फॉडर भी है, मेज। ओके, इट इज अ खरीफ क्रॉप। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मेज का मीनिंग हिंदी लिखो। Maize. It is a crop which is used both as food and fodder, या food और fodder के तरह इसे यूज कर सकते हो। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर। अब मेज को कौन से टेम्परेचर की जरूरत है? 21 to 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड ग्रोज वेल इन, और ये कहाँ उगती है? कौन से सॉइल में? ओल्ड एलुवियल सॉइल। कहाँ पे ये ज्यादा उगती है? ये मिलेगी आपको ओल्ड एलुवियल सॉइल में इन स्टेट्स लाइक बिहार। मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन। अगर आप देखो बिहार में जो मेज है उसे कौन से राबी सीजन में भी उगाया जा सकता है।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो अब आपको देखना है जैसे कि बिहार में मेज उगाए जा सकते हैं। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, मॉडर्न इनपुट्स, मेज का मतलब क्या होता है? मेज का मतलब होता है जो मकई हम उगाते हैं उसे बोलते हैं मेज। ओके, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स अगर आप देखो तो मॉडर्न इनपुट्स को यूज किया जाता है HYV, मतलब हाई यील्डिंग जो फील्ड होता है, ये था ना, यस। Fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize. Maize का अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए मेज प्रोड्यूसिंग कौन कौन से स्टेट्स हैं। वो है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वो सारे क्या है, स्टेट्स है जहां पे आपको मेज मतलब मकई आप अच्छे से उगा सकते हो। ओके, अब हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से जो क्रॉप्स है वो कब कब उगते हैं। एक सेकेंड, इंटेंसिव फार्मिंग हमने देख ली, कमर्शियल फार्मिंग देख ली, फिर हमने देखे क्रॉप पैटर्न, 3 क्रॉप पैटर्न है, दैट इज राबी, खारिफ एंड ज़ैद। अगर एक सेकेंड, मेजर क्रॉप्स देख लिए कौन कौन से, राइस, फिर आया व्हीट, सेकेंड मोस्ट है, मिलेट्स आ गया, बाजरा, रागी, मेज, हाई यील्डिंग वेराइटी के जो सीड्स होते हैं मतलब HYV, दैट इज हाई यील्डिंग वेराइटी के जो सीड्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ताकि जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अब आपका है पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। जैसे कि ये दाल वगैरह ये आते हैं, ये सब आपके पल्सेस में आती है। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दाल में भी और कंज्यूम एज अ कंज्यूमर भी इन द वर्ल्ड। दीज आर द मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। ऑब्वियसली अगर प्रोटीन की बात करो और दाल की बात ना करो तो ये तो बहुत गलत है। अगर जो वेजिटेरियन है तो उनको ज्यादा प्रोटीन्स कहाँ से मिलेगी, that is from pulses. Major pulses that are grown in India are तुअर, that is अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये ग्राम चने की दाल, उड़द, मूंग, ये सारे वो दाल है जो आपको क्या देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं। हैव यू डिस्टिंग्विश, ये ऑब्वियसली जब हम छोटे होते हैं तो जब हम पहली बार एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो स्कूल से हमेशा एक छोटा सा हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट दाल का पैकेट्स बनाओ और इसे एक चार्ट पेपर में लेके आओ। तो आई होप सबने ये किया होगा, तो आपको भी पता होगा अरहर की दाल कौन सी है, उड़द दाल कौन सी है, मूंग दाल कौन सी है। ओके, कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दिस पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ क्रॉप, खरीफ सीजन, एंड विच ऑफ देम आर ग्रोन इन राबी सीजन। क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो दोनों के बीच में? पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। अब पल्सेस क्या होते हैं ना, मॉइस्चर बहुत कम चाहिए होता है तो ये ड्राई सीजन में भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। बीइंग ल्यूमिनियस क्रॉप्स, ऑल दिस क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। सिर्फ अरहर की दाल ऐसी है जो सॉइल फर्टिलिटी को क्या रखती है, स्टोर करके रखती है। Therefore, these are mostly grown in rotation with the other crop। पर ये मोस्टली रोटेशन में कि हाँ भाई इस अभी ये उगाइए वो उगाइए, तो ऐसे पूरे रोटेशन में जो है वो क्रॉप्स को उगाया जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन, ये हमने देख लिया। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, कौन कौन से ऐसे स्टेट है जो ज्यादा से ज्यादा पल्सेस को ग्रो करते हैं? मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये वो कुछ स्टेट्स है जहां पे आप पल्सेस की जो कल्टीवेशन है या जो ग्रोथ है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी।
अब रिकैप में हमने रिकैप मतलब देखते हैं, पूरा रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखी, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग देखी, जूमिंग फार्मिंग देखी, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग देखी, कमर्शियल फार्मिंग देखी, क्रॉपिंग पैटर्न देखा, और मेजर कौन कौन से क्रॉप्स है, राइस, व्हीट, पल्सेस, बाजरा, जुआर, मिलेट, ये सब हमने आज आपके देखा। और जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। बेटा अगर आप ये चैप्टर को और डिटेल में अच्छे से, कि आपको A to Z चीजें याद हो जाए अच्छे से, तो प्लीज प्लीज सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। एंड वी ऑल विल से ओनली वन थिंग, दैट इज लेट्स क्रैक इट। और हम क्रैक करेंगे हमारा 10 CBSE का एग्जाम। और जब भी सब्सक्रिप्शन लो, मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करना अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो। दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी एंड फॉर यू टू। बस आपको क्या है, आपको कविता कोड एंटर करना है और आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ रेडी मिलेगा। अब मेरी लाइव क्लास होती है फ्रॉम 6:30 to 7:30। आप वहां पे मुझे कुछ भी पूछिए, जो भी डाउट है वहां पे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लाइव क्विज होते डू डू डू, उसमें जरूर ज्वाइन करिएगा। अब आज का हमने क्या देखा, जो चीजें हैं, आज हमने आज का टारगेट देख लिया, हमने वो क्रैक कर लिया आपके समझने से, हमने वो सब रिवाइज भी कर लिया। यस, और आपका अचीवमेंट जब मैं सब आंसर्स लूंगी, MCQs लूंगी, तब आपका अचीवमेंट पता चल जाएगा। डेफिनेटली अगर आपने पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखा है तो आपका अचीवमेंट जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव हो ही जाएगा। बस मेरा रेफरल कोड मत भूलिएगा, दैट इज KAVITA कविता। होमवर्क क्या करना है, पूरा चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लो। अब बेटा मेन चीज है सब्सक्रिप्शन। अभी आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप देखिए, अगर 1 ईयर का है 15,000, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर का जरूर लेना है कम से कम, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले। क्या क्या, लाइव क्लासेस हो गई, लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, वीकली आपको क्विजेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, टेस्ट सीरीज है, ये सभी चीजें आपको इसमें मिलेगी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया तो क्रिएटिव कॉर्नर क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वो आपको फ्री मिलेगा। ओके, जल्दी से जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरा नाम दैट इज KAVITA जरूर यूज करिए और देखिए आपको 10% का डिस्काउंट पक्का मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपको लेना है बेटा, 12,000 का बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, दैट इज 28,000। कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक जरूर लीजिए। इसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलेंगे। इसके साथ आइकॉनिक जैसे कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होगी जिसमें आपके कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप एकदम पूछ सकते हो। लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे, और क्रिएटिव कॉर्नर तो ऑब्वियस ही होगा। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, पर्सनल मेंटर। हर जो स्टूडेंट है उसका पर्सनल मेंटर होगा, दे विल गाइड यू, बेटा आपको कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों में ध्यान देना है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें उसके अंदर आएगी। लाइव डाउट सॉल्यूशन भी होगा, कोई भी लाइव क्लास होगी, कोई भी डाउट ऑन द स्पॉट पूछो, तुरंत के तुरंत उसका आंसर मिलेगा। पेरेंट के साथ भी कनेक्शन बना रहेगा, पेरेंट्स को भी पता चलेगा दैट यस देयर चिल्ड्रन आर डूइंग वेल विद अन अकेडमी। तो पेरेंट्स के साथ भी एक पर्सनल कनेक्शन हमारे एडुकेटर्स का, मेरा आप सब लोगों के साथ, आप सबके पेरेंट्स के साथ जरूर रहेगा। और यहाँ पे जो बेस्ट चीज अन अकेडमी आपको दे रही है वो है स्टडी प्लानर। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब हम आपको बताएंगे और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। अब क्रिएटिव कॉर्नर में क्या है बेटा, कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीजों में अच्छे हो, डिबेटिंग हो गई, मैजिक ट्रिक्स हो गई, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कि पब्लिक स्पीकिंग की कैसे आपको बोलना है, किन किन चीजों में आपको ध्यान देना। मतलब आपको, हमें अकेडमी वाले वी विल मेक यू ऑल राउंडर स्टूडेंट। पढ़ाई में भी हम आपको अच्छा करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन सब में भी हम आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे। जल्दी से जाइए,
अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए और इस चीज का जो फ्री है उसका फायदा जरूर उठाइए। हर वीक आपको कोई ना कोई नई स्किल्स देखने को मिलेगी। ये कुछ हमारे ऑनगोइंग बैचेस है जो आप देख सकते हो। सिलेबस प्री बोर्ड से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। प्री बोर्ड से पहले आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सोचिए आप, तो आपको कितना टाइम मिलेगा वापस चीजों को पूछने का। कोई चीज फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आई, सेकेंड टाइम में पूछिए। एंड वी एडुकेटर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू बेटा। बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू एंड यस डू लाइक, जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। जो भी कुछ प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम पे भी हमें जरूर जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए मैं आपको उस चीज में हम जो अकेडमी के अनअकैडमी के जो एडुकेटर्स हैं वो आपको आगे ला पाए आपके फ्यूचर में, आपके करियर में। आपके टारगेट्स आपके नहीं है, हमारे भी हैं। बस आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, दैट इज KAVITA कविता, और आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, बेल आइकन को जरूर हिट करिए। ओके, सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास बेटा। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में एग्रीकल्चर के पार्ट 2 में।